श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 83। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें बताया कि शारीरिक अस्वस्थता जैसे जैसे बढ़ने लगती है, वैसे वैसे मानसिक श्रम भी कम होने लगता है। इसलिए संतुलित स्थिति को बनाए रखने के लिए मानसिक श्रम की तरह शारीरिक श्रम को भी दिनचर्या में समुचित स्थान देना चाहिए। कुछ रोजगार जैसे लुहार, बढ़ई जैसी कड़ी मेहनत करने वाले अपने दैनिक कार्य को ही व्यायाम समझ सकते हैं। उनके लिए इस संदर्भ में अतिरिक्त कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न उन्हीं का है जिन्हें अधिकांश समय बैठे ठाले गुजारना पड़ता है। ऐसे लोगों को हल्के व्यायामों की विधा अपनाना एक प्रकार से अनिवार्य है। इसके साथ ही गुरुदेव ने हमें यह भी समझाया कि आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान दिया गया है कि वे न केवल स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, वरन शरीर की सूक्ष्म संरचना मर्म स्थलों को भी क्रियाशील करते हैं, जो अतीव कोमल हैं और प्रकृति ने उनके लिए इतना सुरक्षा प्रबंध कर रखा है कि उन तक बाह्य प्रभाव नहीं पहुंच पाता। इन सूक्ष्म मर्म स्थलों के संदर्भ में गुरुदेव ने बताया कि शरीर ज्वरग्रस्त ना हो, फिर भी इन मर्म स्थानों पर उत्पन्न हुई अस्त व्यस्तता के कारण ऐसा लगता रहता है जैसे भीतर ही भीतर कुछ गड़बड़ है। अब क्रमशः आगे बढ़ते हैं और इन सूक्ष्म मर्म स्थलों के बारे में और जानते हैं। कई बार मोटे तगड़े और स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति भी ऐसे मंद रोगों से ग्रसित होते देखे गए हैं, जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति को देखते हुए नहीं होने चाहिए थे। इन रोगों का कारण मर्म स्थानों की गड़बड़ी ही है, क्योंकि साधारण परिश्रम, उचित आहार विहार अपनाए रहने पर भी इन मर्म स्थानों का व्यायाम और पोषण नहीं हो पाता। ऋषि मुनियों ने अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर यह तथ्य देखा और पाया कि अच्छा आहार विहार रखते हुए भी, विश्राम व्यायाम की व्यवस्था रखते हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से ये मर्म स्थल विकृत हो जाते हैं और उनका आंतरिक संतुलन गड़बड़ा जाने से बीमारी तथा कमजोरी आ घेरती है, जिससे योग साधन में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही उन्होंने आसनों जैसी वैज्ञानिक, सुसंगत और इन मर्म स्थानों को स्वस्थ रखने वाली प्रक्रिया पद्धति खोज निकाली थी। आसन अनेक हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। कहने सुनने में ही 84 आसन की बात प्रसिद्ध है। उनमें से कुछ आसन किन्हीं व्यक्तियों के लिए अनुकूल पड़ते हैं, तो किन्हीं के लिए प्रतिकूल। इसलिए आसन किसी योग विद्या के आचार्य की देख-रेख में ही करने चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा और शक्ति स्फूर्ति की प्राप्ति के लिए कुछ आसन ऐसे अवश्य हैं कि जिन्हें हर कोई करते रह सकता है। शरीर को सुडौल, पुष्ट, स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए एक प्रसिद्ध योग चिकित्सक ने 5 आसनों का ऐसा सेट बनाया है, जिन्हें हर कोई आसानी से कर सकता है। इन आसनों के अभ्यास से शरीर स्वयं ही सुडौल बनता है। अनावश्यक रूप से कुछ अंगों पर बड़ी चर्बी घट जाती है और शरीर का मोटापन या दुबलापन भी घटता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति इन्हें बड़ी आसानी से 10-15 मिनट में कर सकते हैं और दिन भर चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। आसनों के इस सेट में पादहस्तासन, धनुषासन, सर्वांगासन, मत्स्य आसन और शवासन, ये 5 व्यायाम सम्मिलित हैं। पादहस्तासन से शरीर के सभी अंगों की पेशियों पर खिंचाव पड़ता है और उनका व्यायाम होता है। धनुषासन पेट की पेशियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इससे पाचन शक्ति ठीक होती
और बढ़ती है। शरीर के दूसरे अंगों की पेशियां भी इस आसन में खिंचती हैं, अतः शरीर सुडौल बनता है। सर्वांग आसन के तो नाम से ही यह स्पष्ट है कि इसमें शरीर के समस्त अंगों का व्यायाम हो जाता है और इससे देह में रक्त संचार की गति बढ़ती है। इसका विशेष लाभ यह है कि इससे गर्दन का अच्छा व्यायाम हो जाता है। फलतः गले में स्थित थायराइड ग्रंथि अपना काम सुचारू रूप से करती है। इस ग्रंथि के हार्मोन्स शरीर सौष्ठव बनाने में खास हिस्सा लेते हैं। इसलिए थायराइड ग्रंथि को सौंदर्यवर्धक ग्रंथि, ब्यूटी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इस आसन से शरीर में यौवन आता है। मत्स्य आसन सर्वांग आसन का पूरक है। इसमें भी थायराइड ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये दोनों आसन थायराइड ग्रंथि को पूर्ण क्रियाशील बनाकर व्यक्ति को स्वस्थ तथा सुंदर बनाते हैं। सर्वांग आसन और मत्स्य आसन के अभ्यास से कंधे सुडौल बनते हैं। ये दोनों आसन स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इन आसनों के बाद शव आसन का क्रम है, जहाँ दूसरे आसनों में शरीर को परिश्रमरत रहना पड़ता है, वहीं शव आसन द्वारा शरीर को आराम दिया जाता है। केवल आसन ही नहीं, दूसरे किसी व्यायाम के बाद भी शव आसन करना चाहिए। शव आसन का अर्थ है शव की भांति शरीर को ढीला और निश्चेष्ट छोड़ देना। इस क्रिया से जहाँ एक ओर व्यायाम की थकावट दूर होती है, दूसरी ओर शरीर की पेशियों और स्नायु मंडल का तनाव दूर होता है। शिथिलीकरण के इस आसन में चूंकि शरीर से कोई हरकत नहीं की जाती, इसलिए शरीर तरोताजा एवं हल्का हो जाता है। शवासन अत्यंत सरल होते हुए भी एक विधि संगत प्रक्रिया है। इस विधि का उपयोग करते हुए शव आसन का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। फर्श पर चित्त लेटकर इस आसन में टांगों और हाथों को शव की तरह सीधा फैला दिया जाता है। पैर के पंजों को ढीला छोड़ दिया जाता है। गर्दन भी पूरी तरह ढीली छोड़ दी जाती है। सिर को किसी एक ओर लुढ़कने दिया जाता है। यह समझते हुए चलना पड़ता है कि शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल और शांत हो रहा है। चेहरे की पेशियां, मुंह का जबड़ा ढीला छोड़ दिया जाता है। जैसे गहरी नींद में सब अंग शिथिल और ढीले पड़ जाते हैं। आँखों की पलकें इस तरह घुमाकर बंद कर ली जाती हैं, जैसे नींद में झपक कर आँखें बंद हो जाती हैं। छाती की पेशियों को ढीला करने के लिए श्वास-प्रश्वास की गति बहुत धीमी कर दी जाती है, जैसे कि नींद में हो जाती है। इसके साथ ही मन को भी ढीला और निस्पंद किया जाना चाहिए। मन में कोई विचार या कल्पनाएं अपनी ओर नहीं चलाने चाहिए। इतना सब करने पर शरीर में काफ़ी शिथिलता आ जाती है। अब कल्पना करनी चाहिए कि और अधिक शिथिलता की लहर पैरों की ओर से चलना आरंभ हो गई है तथा धीरे-धीरे टांगों, जांघों, उदर, छाती, गर्दन, मुंह और सिर की ओर बढ़ती हुई पूरे शरीर को शिथिल बनाकर पूरा आराम दे रही है। इन सब आसनों से मुश्किल से आधा घंटे का समय लगता है। प्रथम 4 आसन 1-1 मिनट में और 5 का आसन 10 मिनट से आरंभ करते हुए पहले चारों आसनों को 5 मिनट तक बढ़ाना पर्याप्त है। इन आसनों को करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के तौर पर योग शास्त्रियों का कथन है कि आसन प्रातःकाल ही करना चाहिए। स्नान आसन करने के आधा घंटे बाद करना चाहिए। स्नान पहले किया जाए और आसन बाद में तो और अच्छा हो। यथासंभव आसन एकांत स्थान में करना चाहिए। गर्मी के मौसम में इन्हें खुले स्थान पर भी किया जा सकता है। सर्दियों में ऐसे कमरे में आसन करना चाहिए जहां शुद्ध वायु आने के लिए खिड़की
रोशनदान आदि खुले हों। कहने का तात्पर्य यह है कि आसन करते समय खुली और ताज़ी हवा मिल सके तो अच्छा है। शहरों में घनी आबादी के कारण जहाँ वैसी सुविधा नहीं हो, वहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि आसन से कोई लाभ नहीं होगा या हानि होगी। उस स्थिति में भी आसन का अभ्यास किया जा सकता है। आसनों में समय का ध्यान रखना और एक नियत लयबद्ध क्रम से उनका अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। यूँ समय का अनुमान गिनती गिनकर भी लगाया जा सकता है, परंतु भारतीय मनीषियों ने मंत्र जप करते हुए मंत्र की संख्या को ध्यान में रखकर आसन का समय नियत रखने को विशेष महत्व दिया है। उपरोक्त आसन स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए, यौवन और शक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी तथा लाभदायक है। इनके अतिरिक्त और भी कई आसन ऐसे हैं जिन्हें करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है। आसन करते समय किसी उपयुक्त मार्गदर्शक का परामर्श लिया जा सके तो अच्छा है। इन दिनों आसनों के महत्व को लेकर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। वैज्ञानिक इनके लाभों पर शोध कर रहे हैं और जैसे-जैसे निष्कर्ष सामने आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे इनकी उपयोगिता बढ़ती और सामने आती जा रही है। कहना चाहिए कि उपयोगिता तो सदा से है, लेकिन उसे समझा अब जाने लगा है। अंग संचालन की सुगम प्रक्रिया। स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार का संयम और नियमित दिनचर्या जितनी अधिक आवश्यक है, उतना ही यह भी आवश्यक है कि शरीर का प्रत्येक अंग सक्रिय रखा जाए। इस सक्रियता को बनाए रखने के लिए व्यायाम का महत्व एक मत से स्वीकार किया गया है। कोई भी मशीन कितनी ही सावधानी से क्यों न चलाई जाए, चलते-चलते उसमें कुछ न कुछ कूड़ा-कचरा जमा हो ही जाता है। शरीर भी एक जटिल मशीनरी ठहरी। जीवन प्रक्रिया में शरीर के विभिन्न अंग अवयवों में विकार उसी प्रकार उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे किसी मकान में गर्द गुबार। जिस प्रकार घर की नित्य प्रति वाली सफाई से एकत्रित कूड़े कचरे निकलते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी घर की भीतरी गर्द गुबार निकलने के लिए व्यायाम का आश्रय लेना पड़ता है। मानव शरीर के विभिन्न संस्थान एक दूसरे से भली भांति गुथे हुए हैं। एक अंग की खराबी दूसरे अंग या अंग अवयवों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। उधर शूल उठते ही मस्तिष्क का सारा ध्यान उधर ही चला जाता है। हाथ-पाँव छटपटाने लगते हैं। मामूली समझा जाने वाला काँटा गड़ने मात्र से मस्तिष्क सारा काम छोड़कर उसी को निकलवाने में जुट पड़ता है। शरीर संरचना विदों की मान्यता है कि शारीरिक अंग अवयवों का संचालन यदि होता रहे तो पूरा शरीर स्वस्थ रखा जा सकता है। अंगों की जीवनी शक्ति अक्षुण्ण बनाए रखने तथा विकसित करने के लिए पर्याप्त श्रम आवश्यक होता है। यह श्रम नियोजन यदि आरोग्य के लिए किया जाता है तो स्वास्थ्यवर्धक होता है। व्यायाम का नाम लेते ही लोग वर्षों तक चलने वाली उन क्रियाओं की ओर ध्यान बरबस डालते हैं जिसमें शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रातः और सायं दंड बैठक लगाने पड़ते हैं अथवा अखाड़े में कुश्ती लड़नी पड़ती है। ऐसे लोग जिन्होंने व्यायाम का शुभारंभ ही नहीं किया, इन क्रियाओं को देखकर हताश से हो उठते हैं और व्यायाम के नाम से कतराने लगते हैं। विभिन्न तर्क उपस्थित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जानने योग्य तथ्य यह है कि कठिन व्यायाम पहलवानों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, पर सामान्य व्यक्तियों के लिए तो सामान्य व्यायाम ही उपयोगी ठहरता है। हमारे यहाँ होता यह है कि मानसिक कार्यों में लगे रहने वाले
शरीर एवं व्यायाम की उपेक्षा करने लगते हैं और प्राय शारीरिक श्रम से परहेज करते हैं। व्यायाम का अतिवाद भी बुरा है। तभी तो दामोदर सातवलेकर ने लिखा है कि व्यायाम की जो पद्धतियां आजकल प्रचलित हैं, उनमें बोझ उठाने और एक ही प्रकार की गति एक-एक स्नायुओं को कई-कई बार करनी पड़ती है। इस प्रकार के व्यायामों से स्नायुओं का आकार बहुत बढ़ जाता है, उनमें बल भी बहुत बढ़ जाता है, पर स्वास्थ्य नहीं बनता। इसका कारण यह है कि स्नायु में अधिक गति करने से उनमें रक्त बहुत आता है और रक्त का संचय आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगता है, जिससे वहाँ के मज्जातंतु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यायामों से शक्ति तो बढ़ जाती है, पर आरोग्य नहीं बढ़ता। पहलवानों के शरीर बलवान और हष्ट-पुष्ट होने पर भी शायद ही कोई पहलवान पूरी आयु जी पाता है, और जो जिंदा रह भी जाते हैं, उनकी वृद्धावस्था सामान्य लोगों की तुलना में अधिक दुखदायी होती है। आम आदमी की अपेक्षा उन्हें अधिक कष्ट झेलना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यायाम व्यर्थ है। शक्ति संवर्धन के लिए उन्हें किया भी जाना चाहिए, पर आरोग्य प्राप्ति के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के उन भागों से भी मल निष्कासित होता रहे जहाँ तक व्यायाम की पहुँच नहीं है। उन सूक्ष्म स्थानों, स्नायु कोशों से विकारों को निष्कासित करने के लिए भारतीय योग शास्त्रियों ने ऐसी व्यायाम पद्धति का विकास किया है, जो मर्म स्थानों के शोधन के साथ-साथ शरीर के स्नायुओं को सचेष्ट भी करता है। इन आसन व्यायामों की उपयोगिता तब और सुस्पष्ट हो गई, जब अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को योगाभ्यास करते हुए देखा गया। उनके अभ्यासों से रूसी साथी इस कदर प्रभावित हुए कि उन लोगों ने मान्यता बना ली कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में विशिष्ट व्यायाम अभ्यास आवश्यक ठहरते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, अस्तु मांसपेशियों को सुचारू रूप से सक्षम बनाए रखने के लिए वहाँ विशेष व्यायाम परम उपयोगी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन बैंगलोर ने भी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण काल से ही व्यायाम के योगाभ्यासों को अनिवार्य कर लिया है। अमेरिका जैसे वैज्ञानिक देश ने भी अपनी टेक्नोलॉजी प्रतिभा को व्यायाम क्षेत्र में नियोजित किया है। परिणाम स्वरूप नित नई-नई व्यायाम विधियां विकसित हो रही हैं। एक अनुसंधानशाला में मांसपेशियों को सुविकसित कर पाने के अनेक पहलुओं पर शोध चल रहा था। प्रयोगों के दौरान निष्णात डॉक्टरों ने एक मेंढक की आगे वाली दोनों टांगों को मेज पर अच्छी तरह जकड़ दिया। पीछे की टांगें इसलिए स्वतंत्र रखी गईं ताकि वह हिलडुल सके और गतिमान रहकर मेंढक जीवित बना रहे। उन सबों की मान्यता थी कि गतिशीलता के कारण स्वतंत्र टांगें विकसित हो पाएंगी और अन्य बंधी-बंधी लकवाग्रस्त सी हो जाएंगी, किंतु उस दल ने सर्वथा विपरीत परिणाम देखा, जो आश्चर्यजनक था। बंधी हुई टांगें अचल मेज से तब तक टकराती जब तक वह उछलने कूदने का प्रयास करता। वस्तुस्थिति समझ में आई कि मेंढक की स्वतंत्र टांगें तो आगे पीछे जोर मारती थी, किंतु बंधी टांगें एक ही दिशा में मेज को ही पीटती थी, जिसके कारण उन टांगों की पेशियां बड़ी पाई गईं। इसी प्रयोग को व्यापक रूप से व्यायाम करने वाले दो दलों पर दोहराया गया। एक दल को जहां दौड़ना, भागना, वजन उठाने जैसा परंपरागत व्यायाम कराया गया, वहीं दूसरे दल वालों में अचल वस्तु के सहारे उनकी मांसपेशियों पर अधिक दबाव डलवाया गया। प्रयोग परीक्षणों में यह नई पद्धति उपयोगी सिद्ध हुई
और आइसोमेट्रिक व्यायाम के नाम से अमेरिका में प्रचलित और प्रचारित हो गई। इसकी लोकप्रियता का दूसरा कारण है कि इस व्यायाम में लगने वाला अत्यल्प समय, वह भी कुछ सेकंडों का। यदि समय को कोई दुगना लगा भी दे तो लाभ दुगना होने वाला कहाँ। अभ्यासकर्ता अपनी मांसपेशियों पर अधिकाधिक दबाव किसी स्थिर वस्तु की सहायता से देता है। दीवार पर सामने की ओर से या पीठ की ओर से दबाव दिया जा सकता है। बीच दरवाजे पर खड़े होकर चौखट से अथवा किसी लोहे के फ्रेम से भी वांछित दबाव डाला जा सकता है। शर्त यह है कि दबाव अच्छा खासा पड़ना चाहिए। यदि हम कंधों के सामने दोनों हाथों को लगाकर दीवार को ठेलने का अभ्यास पूरा जोर लगाकर करते हैं, तो इससे बाहां, पीठ और कंधे की पेशियां बलिष्ठ होती हैं। इस प्रकार अन्य पेशियों पर 2-4 सेकंड को दबाव डालने वाली प्रक्रिया अपना ली जाती है। नवविकसित आइसोमेट्रिक व्यायाम जहां उत्साह, आरोग्यता और सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है, वहीं इसके कुछ अन्य लाभ भी गिनाए गए हैं। इनमें ना तो भाग-दौड़ जैसी थकाने वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और न साधन सहयोगियों की आवश्यकता अपेक्षित होती है। कपड़े पहनकर या उतारकर यह अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है। इसके समर्थकों ने 2-4 मिनट प्रतिदिन इस हेतु लगाने तथा परिणाम परखने के लिए 15 दिन की प्रतीक्षा करने को कहा है। इसके अल्प अभ्यास से ही शारीरिक स्फूर्ति बढ़ने और दैनंदिन कामों में निरालस्यता आने लगती है। अत्यल्प अवधि का यह सरल अभ्यास उन सभी लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है जिनके पास समय का अभाव है। इसके अतिरिक्त इसे कहीं भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अंग संचालन की इस सरल सुगम प्रक्रिया का लाभ प्रत्येक को उठाना चाहिए। प्रकृति परिकर के अन्य सभी जीव जंतुओं की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया जाए तो प्रतीत होगा कि उनकी शारीरिक हलचलें निरंतर चलती रहती हैं। पशुओं को घास कुतरने के लिए, पक्षियों को दाने बीनने के लिए सदा भागते दौड़ते रहना पड़ता है। जल जंतु भी किल्लोल करते रहते हैं। मक्खी मच्छर तक एक जगह नहीं बैठते। उन्हें भोजन के लिए, विनोद के लिए सदा भगदड़ मचाते देखा जा सकता है। हिरण, बंदर, खरगोश आदि अकारण भागते दौड़ते देखे जाते हैं। यह सारी प्रकृति प्रक्रिया अकारण नहीं है। इसके पीछे एक सुनिश्चित विधान है कि प्राणी कठोर शारीरिक श्रम करने में निरत रहे। हाथ पैर आदि बाहरी अंगों को सुदृढ़ बना भीतरी अवयवों को ऐसी अतिरिक्त उत्तेजना प्रदान करता रहे जो उनकी स्वसंचालित संरचना को समर्थ सहयोग प्रदान करती रहे। स्वस्थ दीर्घ जीवन उपलब्ध करने का अवसर प्रदान करती रहे। इसके आगे का शेष भाग क्रमशः अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।